फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का चैप्टर कर रहे हैं जिसमें एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। हम उसमें वेदरिंग कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग को बहुत अच्छे से समझ लिया। वेदरिंग के बाद हम नेक्स्ट डेन्यूडेशनल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे अंडर द एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। वो है मास वेस्टिंग, मास मूवमेंट्स। ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और फिर वहाँ पे आ जाता है इरोजन एंड डेपोजिशन। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के अंदर मास मूवमेंट और मास वेस्टिंग। देखिए, हम इसको एक बार अच्छे से समझ लें फिर सारी कहानी क्लियर। देखिए, हम ये पढ़ते आए हैं कि डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस के तहत जो मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम डिफरेंट जियोमॉर्फिक एजेंट करते हैं। वाटर कर सकता है, रनिंग वाटर, फ्लोइंग वाटर, वेव्स कर सकती हैं, लावा बह रहा है वो कर सकता है, ग्लेशियर कर रहा है वो फ्लो कर रहा है तो वो कर सकता है, विंड ब्लो कर रही है तो वो कर सकती है। तो ब्लोइंग विंड, मूविंग वाटर, रनिंग वाटर, वेव्स, रनिंग और मूविंग लावा, ग्लेशियर्स, ये सारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं जो एक जगह से मटेरियल को एक्वायर करके दूसरी जगह ले जाते हैं। इसको छोड़िए, यहाँ पर भी मटेरियल की, डेब्रिस की मूवमेंट ही हो रही है, लेकिन इसको छोड़िए। जहाँ ये सारे डेब्रिस को मूव नहीं कर रहे हैं, मटेरियल को मूव नहीं कर रहे हैं, इनको ख़त्म कर दो। इनके बिना जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के इम्पैक्ट में मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, वो मास मूवमेंट है। ओके, ये मेन फैक्टर है ग्रेविटी। रनिंग वाटर, मूविंग आइस, ब्लोइंग विंड, वेव्स, लावा, ये लोग नहीं। वो इरोजन होगा जब उनकी वजह से मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? इरोजन। ओके, तो एक बोल्डर को रिवर का रनिंग वाटर एक जगह से दूसरी जगह लेके गया, ये इरोजन है। लेकिन एक बोल्डर एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई तक गिरा, ये मास मूवमेंट है। दोनों में फर्क पता लगा? ये जो बोल्डर गिरा ये ग्रेविटी के इंपैक्ट में गिरा है, और वो जो बोल्डर एक जगह से दूसरी जगह गया वो रनिंग वाटर के द्वारा ले जाया गया है। वो इरोजन में पढ़ेंगे, ये मास मूवमेंट में पढ़ रहे हैं। तो एक बात तो फिट हो गई, ग्रेविटी। अच्छा, अब दो टर्म यूज हो रही हैं, मास मूवमेंट और मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग एक लिमिटेड टर्म है, मास मूवमेंट कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। कैसे? मास वेस्टिंग में सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि डेब्रिस का, रॉक वेस्ट का, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी एक जगह से दूसरी जगह लोकेट होना, मूव होना। जो भी मटेरियल वेदर हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो गया, आपके फ्रेगमेंट्स में बदल गया, आप उसे रॉक वेस्ट कहते हैं। तो वो रॉक वेस्ट एक जगह से दूसरी जगह गया अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये मास वेस्टिंग है। लेकिन मास मूवमेंट इससे बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? मास मूवमेंट में पहला स्टेप ये हो रहा है कि जो मटेरियल है वो डिसइंटीग्रेट होके डिटैच हो रहा है। तो मटेरियल का डिसइंटीग्रेट होना, डिटैच होना मेन रॉक बॉडी से, सॉइल का मेन रॉक बॉडी से, तो मटेरियल का डिसइंटीग्रेशन एंड डिटैचमेंट, एंड देन द मूवमेंट। सो डिसइंटीग्रेशन एंड डिटैचमेंट प्लस द मूवमेंट ऑफ दैट वेरी सेम मटेरियल अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये दोनों मिला रहे हैं तो बन रहा है मास मूवमेंट। तो मास मूवमेंट में ही मास वेस्टिंग आ जा रहा है। मास वेस्टिंग क्या है? मूवमेंट ऑफ द मटेरियल अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी, मूवमेंट ऑफ द रॉक वेस्ट अंडर द मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। लेकिन मास मूवमेंट क्या है? डिसइंटीग्रेशन एंड डिटैचमेंट ऑफ मटेरियल एंड मूवमेंट ऑफ दैट वेरी मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो दैट इज मास मूवमेंट। क्लियर? इसलिए ज़्यादा रेलेवेंट टर्म, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, ज़्यादा सटीक टर्म मास मूवमेंट है, तो चैप्टर वही नाम पे रख दिया। ओके, चले। अब
सवाल ये खड़ा होता है कि पानी ने, हवाओं ने, ग्लेशियर्स ने, बर्फों ने, लहरों ने कोई मदद तो नहीं की, एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल ले जाने का काम नहीं किया, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही ये मूव हुआ। लेकिन क्या पानी की भूमिका पूरी तरह से खत्म हो गई? अगर भूमिका की बात करें तो भूमिका आएगी, मतलब ग्रेविटी के इम्पैक्ट में ही मूवमेंट होगा, लेकिन पानी उस मूवमेंट को एड कर सकता है एज ए ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट। वो कैसे करेगा वो मैं बता दूंगा, ओके। और मास मूवमेंट हो उसके पहले की कुछ प्रीसीडिंग कंडीशंस हैं जो इस मास मूवमेंट को एक्टिवेट कर देती हैं, उसमें पानी अपना रोल प्ले कर सकता है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो पहले अभी जितना पढ़ाया उतने के हिसाब से अगर एक सिंगल डेफिनेशन के वाया जाना पड़ जाए तो सिंगल डेफिनेशन को पढ़ करके आपको बता देना चाहता हूँ, आप उसे सुन लीजिए। फाइनली ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। वेदरिंग रेफर्स टू द ब्रेकडाउन और डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इन सीट। ओहो, वेदरिंग पढ़ रहा हूँ यार, क्या कमाल। पढ़ना क्या, पढ़ क्या रहे हैं। पढ़ना है मास मूवमेंट ऑफ रॉक। ध्यान से सुनिए, फाइनली पढ़ने जा रहे हैं जो एक कंप्लीट डेफिनेशन इसका बनता है वो। सो मास मूवमेंट ऑफ रॉक वेस्ट इंक्लूड्स द मैकेनिज्म ऑफ डिटैचमेंट ऑफ रॉक मटेरियल्स थ्रू डिफरेंट वेदरिंग प्रोसेसेस and en bloc downslope transport of weathered rock debris by gravity force without any medium of transport, that is running water, wind, sea waves, glaciers, etc., except some lubricating role of water or ice. The rock debris coming through mass movement are deposited at the foothill zone as a scree or talus. Scree क्या है, talus क्या है, पढ़ा चुका हूँ। The deposit of large boulders in a conical shape is called talus cone. फोटो दिखा चुका हूँ, talus cone क्या होते हैं। It is thus apparent that the most significant stimulating factor of mass movement is the gravity force. ये सारा डेफिनेशन समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं इसमें? आगे बढ़े। अब जितना ये बोला है उस हिसाब से आपको बता दें कि आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर क्या बोलता है। सुनिए वो क्या पढ़ रहा है। वो कह रहा है मास मूवमेंट्स ट्रांसफर द मास ऑफ रॉक डेब्रिस डाउन द स्लोप्स अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। दैट मीन्स एयर, वाटर और आइस डू नॉट कैरी डेब्रिस विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो एयर, वाटर या आइस डेब्रिस एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा रहे हैं। इनफैक्ट ऑथर कहता है कि वो जो अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो जो मास मूव करेगा रॉक वेस्ट, वो हो सकता है अपने साथ ग्लेशियर को, आइस को, वाटर को या एयर को ले जाए। मतलब एयर, वाटर और आइस तो रॉक वेस्ट को नहीं ले जा रही, पर रॉक वेस्ट अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जब मूव करेगा तो हो सकता है अपने ऊपर जो उसके ग्लेशियर है, अपने ऊपर जो उसके पानी है, अपने ऊपर जो उसके हवा है, उसमें ट्रैप, उसे ले जाए अपने साथ। यहां तक कहानी है। So the mass movements transfer the mass of rock debris down the slopes under the direct influence of gravity. That means air, water or ice do not carry debris with them from place to place, but on the other hand the debris may carry with it air, water or ice. The movements of mass may range from slow to rapid. स्लो मूवमेंट भी हो सकता है, अभी बताएंगे कौन सी होती है, और रैपिड भी हो सकती है, जैसे लैंडस्लाइड रैपिड होता है। तो स्लो हो सकता है, रैपिड हो सकता है। अफेक्टिंग शैलो टू डीप कॉलम्स ऑफ मटेरियल, हो सकता है बिल्कुल शैलो लेवल पर ही मटेरियल मूव हुआ है, बहुत ज़्यादा कोई स्लोप में फ़र्क नहीं आया, या हो सकता है बहुत डीपली मटेरियल इम्पैक्ट हुआ है, बहुत बड़ा चंक, बहुत बड़ा हिस्सा मूव कर गया है।
The movements of mass may range from slow to rapid, affecting shallow to deep columns of materials and include, क्या क्या होगा उसमें जो भी पढ़ाने वाले हैं, क्रीप होगा, फ्लो होगा, स्लाइड होगा, फॉल होगा। तो मूवमेंट कैसे हो सकती है? क्रीप हो सकती है, फ्लो हो सकता है, स्लाइड हो सकता है। क्रीप रेंग रहा है, फ्लो कर रहा है, स्लाइड फिसल गया है, तिलक गया, फिसल जाना, और फॉल गिर गया है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, अभी पढ़ लेंगे हम। बस इतना यहाँ पर बताया है। मास मूवमेंट, हाँ आगे, मास मूवमेंट्स आर एडेड बाय ग्रेविटी एंड नो जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स एट करेंट्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट्स। That means mass movements do not come under erosion through there is a shift of material from one place to another under the impact of gravity, not due to these erosional agents. बस इतनी कहानी है। इतना समझ में आ गया? अब आपका मन ये करता है कि मटेरियल गिरा है तो गिरा क्यों? अभी 5 मिनट पहले तक तो खड़ा था। तो फिर इसमें कुछ और चीज़ें रोल प्ले करती हैं, वो है शीयर फोर्स और शीयर रेजिस्टेंस। शीयर फोर्स वो जो स्ट्रेस लग रहा है लगातार उस मटेरियल पर, और स्ट्रेस क्या है? पुश एंड पुल फोर्स। तो हो सकता है वो जो एक गोला सा बोल्डर वहाँ पड़ा है उस पर लगातार पुल का फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का पुल फोर्स उस पर लग रहा है, ग्रेविटी का। तो शीयर फोर्स उस पर लग रही है कि नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा, पर वो आ नहीं रहा है। क्योंकि हो सकता है कि उसके और सरफेस के बीच में, उस रॉक के और जिस स्लोप पे वो है उस दोनों के सरफेस के बीच में इतना बॉन्ड बना हो जिस बॉन्ड के कारण इस शीयर फोर्स को वो शीयर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। मतलब यू आर ऑफरिंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ फोर्स। एक शीयर फोर्स, एक पुल फोर्स आपको बुला रही है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं कि मुझे नहीं आना है। तो अब मेन कहानी ये है कि या तो शीयर फोर्स ज़्यादा हो तब वो नीचे आए, या शीयर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो तब वो नीचे आए। तो या तो शीयर फोर्स इंक्रीज़ कर दीजिए या शीयर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर दीजिए, दोनों में से कोई कंडीशन हो जाए तो वो नीचे आ जाएगा। शीयर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करने का तरीका बड़ा ज़बरदस्त है। वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसे थोड़ा वाटर से सैचुरेट कर दो तो शीयर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब एक ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट के रूप में वहाँ पर वाटर आ चुका है जो उसके ऊपर के मटेरियल को स्लाइड होने का मौका दे देगा। तो इस वजह से शीयर रेजिस्टेंस रिड्यूस हुआ तो वो नीचे आ गई। और या फिर दूसरी कहानी ये है कि शीयर फोर्स यहाँ पर बढ़ा दिया जाए, वो ऐसे कि किसी तरह से टेक्टोनिक इवेंट हुआ है और स्लोप जो है वो और थोड़ा वर्टिकल हुआ है, तो इसकी वजह से ग्रेविटी का इम्पैक्ट अब और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो अब वो उसको खींच लेगा फटाफट। तो या तो शीयर फोर्स बढ़ाइए या शीयर रेजिस्टेंस घटाइए। तो शीयर फोर्स और शीयर रेजिस्टेंस के बीच में जब एक इक्विलिब्रियम आया हुआ है तब तक चीज़ वहीं पर खड़ी है जहाँ पर खड़ी है। जब ये डिस्टर्ब होगा तब वो चीज़ मूव कर जाएगी। ओके, तो जब तक शीयर फोर्स शीयर रेजिस्टेंस को ओवरकम नहीं कर लेती तब तक वो चीज़ आगे नहीं बढ़ती। शीयर फोर्स शीयर रेजिस्टेंस को ओवरकम ऐसे कर जाएगी कि या तो शीयर फोर्स बड़ी हो जाए या वहाँ पे शीयर रेजिस्टेंस कम हो जाए, तो वो ओवरकम कर जाएगी उसको। इस वजह से एक फोर्स लग रही है उसको मूव कराने के लिए, एक फोर्स लग रही है उसे होल्ड करने के लिए। मूव कराने वाली फोर्स जब होल्डिंग फोर्स से अबव हो जाएगी तब वो चीज़ मूव हो जाएगी। अब वो मूव कराने वाली फोर्स ज़्यादा हो करके ऐसा करा ले या होल्ड करने वाली फोर्स कम हो करके मूव हो जाए, वो दोनों में से कुछ भी एक चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। इतनी बात क्लियर? चलो वेरी गुड। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि कौन सी चीज़ें हैं जो फेवर करती हैं मास मूवमेंट्स को। थिंग्स विच कैन फेवर द मास मूवमेंट, ये फेवर कर सकती हैं। ऑलवेज जो कोर फैक्टर है वो ग्रेविटेशनल रहेगा, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ग्रेविटी का ही रहेगा मास मूवमेंट के लिए। पर जो चीज़ें फेवर कर सकती हैं मास मूवमेंट को वो ये है, जैसे वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। अगर वेदर्ड मटेरियल है जैसे रेगोलिथ है तो उसके नीचे जो कंसोलिडेटेड मटेरियल है उसके ऊपर ही अनकंसोलिडेटेड वेदर्ड मटेरियल होता है जिसे हम रेगोलिथ कहते हैं। तो मटेरियल वेदर्ड है, अनकंसोलिडेटेड है, कमज़ोर है, वाटर जल्दी पेनेट्रेट करेगा, उसमें सीपिन होगा, ल्यूब्रिकेटिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, उसका बॉन्ड कम हो रखा है सरफेस के साथ अपने, वो कमज़ोर हो चुका है, सो शीयर रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर नहीं कर पाएगा, अकेले अकेले हो चुके हैं।
इस कारणों से वो जल्दी फ्लो कर जाएगा। तो वीक है क्योंकि वो अनकंसोलिडेटेड है। ओके, तो ये फेवर करेगा। तो इसलिए ग्रेविटी का इम्पैक्ट तो वेदर्ड रॉक और अनवेदर्ड रॉक दोनों पर है। वेदरिंग का ग्रेविटी का इम्पैक्ट अनवेदर्ड एंड वेदर्ड रॉक दोनों पर है। लेकिन हाँ, आपको मेनली मास मूवमेंट वहाँ नज़र आता है जहाँ पर रॉक वेदर हो चुकी होती है, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन, डिकम्पोजिशन एंड डिटैचमेंट जब हो जाता है मटेरियल का, तो वो फिर अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेविटी फ्लो कर जाता है। इतनी बात समझ में आई? ये कहानी है। सो वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, ये फेवर करेगा। आगे थिनली बेडेड रॉक्स हैं, तो वो रॉक्स में आपको आसानी से मास मूवमेंट नज़र आ जाएगा, जिनमें इस तरह से या तो वर्टिकल बेडिंग हो रखी है, तो ये जो बेड है, बरसात हो रही है, इन जॉइंट्स में पानी एंटर करेगा इन बेडिंग प्लेन्स में, तो वो बेडिंग प्लेन्स में लुब्रिकेशन का काम करेगा। तो एक रॉक दूसरी रॉक, इसके बीच की ये जो दरार है, ये बेडिंग प्लेन है, तो इसमें पानी एंटर कर गया, ये ऐसे स्लाइड कर जाएगा। तो अगर जॉइंट्स बने हुए हैं, बेडिंग्स बनी हुई हैं और वेल जॉइंटेड है या थिनली बेडेड है, तो ये परिस्थितियां हैं अगर, तो फिर हाँ, ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट्स ज़बरदस्त रोल प्ले करते हैं। तो एक के ऊपर दूसरा स्लाइड कर जाता है। एक रॉक ब्लॉक, मेन रॉक ब्लॉक पे जो डिटैच्ड या कमज़ोर पड़ चुका डिसइंटीग्रेटेड रॉक ब्लॉक है, वो स्लाइड कर जाता है, फिसल जाता है, निकल जाता है नीचे। ओके, सो ये है फॉल्ट एंड स्टीपली डिपिंग बेड्स, जो मैंने अभी बताया है ना। तो बेड्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब वो डिप कर चुके हैं इस तरह से, और बहुत स्टीप तीखे तीखे बेड हैं, तो वो ऐसे करके एक एक, तो जैसे आपने किताबें सजाई हुई हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, उन किताबों को थोड़ा ऐसे करो, एक एक कर गिरेंगी, गिर गई ना, ये कहानी है। तो दूसरी तरफ से फॉल्ट, तो फॉल्ट लाइन तो हमने बताया ही है कि अगर फॉल्ट जोन है तो वहाँ पर एक रॉक दूसरी रॉक से स्लाइड कर जाएगी। ओके, फॉल्टिंग हो जाएगी, तो ये कहानी है। वर्टिकल क्लिफ और स्टीप स्लोप्स, ये एक पहाड़ की स्लोप आ रही है, एक पहाड़ की स्लोप आ रही है ना, पहाड़ ऐसे, एक पहाड़ दूसरा पहाड़, बीच में से नदी बह रही है, नदी बहते बहते इधर वाली स्लोप को भी काट रही है, अपने साथ इरोड करके मटेरियल ले जा रही, इधर वाली स्लोप को भी काट रही। तो जो स्लोप्स का बेस है वो तो इरोड करती जा रही है रिवर, तो नीचे से जैसे कोई खोद रहा है दोनों तरफ से, तो फिर जब आप नीचे से खोद रहे हैं, नीचे से बेस इरोड होते जा रहा है, तो ऊपर की ढलान को नीचे से मिलने वाली सपोर्ट तो खत्म हो जाएगी, तो वो ढलान वहीं पर एकदम से या तो गिर जाएगी, फ्लो कर जाएगी, स्लंप कर जाएगी। तो इस तरह से समुद्र की जो वेव्स होती हैं, कोस्टल रीजन में जो रॉक्स हैं, उनको काटती रहती हैं नीचे से, तो इस वजह से क्लिफ बन जाते हैं, है ना। एक ऐसा इस तरह से माउंटेन है, समुद्र की लहरें आके काट रही हैं, काटते 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 निचला हिस्सा काट दिया है, ये हिस्सा, इसके नीचे का हिस्सा यहाँ तक कट गया है, तो ये हिस्सा उसके ऊपर ओवरहैंग होता नज़र आ रहा है, लटका हुआ नज़र आ रहा है। ये हिस्सा थोड़े समय बाद गिर जाएगा, ये गिर जाएगा। तो क्लिफ्स क्रिएट होते हैं, ओवरहैंगिंग क्लिफ भी बन जाते हैं, फिर वो गिर जाते हैं, फिर समुद्र की लहरें आगे चोट करेंगी, उसे भी गिरा डालेंगी। ऐसे ही नदी बह करके काट रही है, तो रिवर्स के द्वारा स्लोप्स का बेस इरोड कर देना, वेव्स के द्वारा स्लोप्स को नीचे से इरोड कर देना, इसकी वजह से ऊपर की ढलान फिर गिर जाती है, क्योंकि वो तीखी हो जाती है, नीचे का बेस ख़त्म हो जाता है। ओके, ये कहानी है। आप खुद एक चीज़ देखिए, आप रेत का घर बनाओ ऐसे पिरामिडल शेप में, और उसको नीचे से थोड़ा थोड़ा खोदना शुरू करो, तो ऊपर का ढांचा भी गिर ही जाएगा, ऐसे ही होता है। ओके, और हम भी सड़कें बनाने के लिए, माइनिंग के लिए यही करते हैं, कैसे पहाड़ को नीचे से खोदते हैं, ऐसे ऐसे करके गोल, राउंड एंड राउंड। तो हम अब एक स्लोप आ रही है ऐसे, ये उसका फ्लो है, और उसने ऐसे ही नीचे जाना है, तो यहाँ पर हम उसको रोक करके यहाँ से काटना शुरू हुए हैं। हमने यहाँ पर बेड बनाया है, सड़क बनाई है कि नहीं। एक स्लोप माउंटेन की नेचुरल ऐसे जानी थी, हमने उस नेचुरल स्लोप को रोका और यहाँ पर उसकी अंडर कटिंग की, अंडर कटिंग करके हमने उसको ऐसा किया, तो अब वो जो स्लोप यहाँ आनी थी, अब वो स्लोप यहाँ आ रही है, क्योंकि इस यहाँ पे तो सड़क बनी है, गाड़ियाँ जा रही हैं, तो इसलिए तो वहाँ पे फिर रॉक को बांधना पड़ता है, जाल बिछाने पड़ते हैं, और वो दीवारें बनानी पड़ती हैं, एम्बैंकमेंट वॉल या फिर वो रिटेंशन वॉल्स बनानी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उस स्लोप को जाना ऐसे था, आपने उसको खोद खोद के, छील छील के, काट काट के सड़क बनाई है वहाँ पर,
तो वे ये है, ये उसका नेचुरल पॉइंट था, आपने उसमें ऐसे करके एक पॉकेट बना दी सड़क, अब उसका नेचुरल यहाँ रुक गया, जाना उसको ऐसे था, लाइन ऐसे ड्रॉ होनी थी, वो यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पे स्लोप के फेल होने के चांसेस हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नुकसान होगा। तो जितना ज़्यादा पहाड़ों में इस तरह से कटिंग की जाएगी सड़कें बना करके या किसी भी और रीज़न से, या फिर घर बनाने के लिए, एक माउंटेन की स्लोप सीधी ऐसे है, आप ऐसे ऐसे काट रहे हैं उसे, तो आप क्या कर रहे हैं, नेचुरल स्लोप का पैटर्न ये था, आप उसे ये कर रहे हैं, कितना स्टीप किया, नेचुरल ऐसे जानी थी, आपने क्या किया, ऐसे ऐसे, यहाँ पे आपकी घर की बैक दीवार है, यहाँ पे आपका फ्लोर है और यहाँ आपकी छत है, तो आपने उसको ऐसे आके ऐसे काट दिया, फिर बॉटम, फिर आगे उसको नेचुरल सीधे जाना था, फिर वहाँ ऐसे काट दिया, तो सीधी जानी थी, सीढ़ियाँ बना दी। चाहे ये आपने टेरेस फार्मिंग के लिए किया है, कंटोर बंडिंग कल्टीवेशन के लिए किया है, चाहे आपने कुछ भी किया है, चाहे आपने सड़कें बनाने के लिए ऐसे काटा है, आप एक इस तरह की स्लोप को बिल्कुल वर्टिकल स्लोप में बदल देते हैं, तो इस वजह से बहुत नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए जो भी पहाड़ों को काटना का काम, सड़कें बनाने का काम, स्लोप्स पर हाउसिंग सेटलमेंट्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना, कंस्ट्रक्शन करना, ये सब चीज़ें स्लोप को तीखा करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। सो फॉल्ट, स्टीपली डिपिंग बेड्स, और आगे बताया था वर्टिकल क्लिफ्स और स्टीप स्लोप्स। तो तीखी ढलान तो बहुत नुकसानदायक है, और फिर वर्टिकल क्लिफ्स क्रिएट हो जाना एकदम, ये तो नुकसानदायक है बहुत। एबंडेंट प्रेसिपिटेशन एंड टोरेंशियल रेन, वर्षा बहुत ज़्यादा होना, तो बिल्कुल ल्यूब्रिकेटिंग सरफेस मिलेगा, और सरफेस सॉइल, सरफेस रॉक पार्टिकल्स तो एकदम सेचुरेट हुए होंगे, इट इज़ लाइक दे आर सस्पेंडिंग इन अ वाटर, है ना, तो बिल्कुल सेचुरेट हुए होंगे, फ्लो कर जाएंगे आगे साथ में। और या फिर ड्राई रीजन है रेगिस्तान का, रेगुलिथ क्रिएट हो रखा है, बहुत कम समय, बहुत टोरेंशियल रेन हो गया, फटाफट वो पानी रेगुलिथ में पेनिट्रेट हुआ, पर नीचे हार्ड रॉक है जो अभी वेदर नहीं हुई, पानी उसमें एक्यूमुलेट हो गया, तो वह एक्यूमुलेटेड पानी जो इनमें से परकोलेट करके रेगुलिथ में से अंदर गया था, वेरी शॉर्ट टाइम में वेरी हैवी रेन, पूरा रॉक इमीडिएटली सैचुरेट होगा, और उस हार्ड रॉक सरफेस पे वाटर का लेयर एक्यूमुलेट होगा, एक थिन लेयर बनेगी लुब्रिकेशन की, उसके ऊपर का मटेरियल झट से गिर जाएगा, झट से फ्लो हो जाएगा। ओके, ये चीज़ होगी। तो ये, और दूसरी बात स्कार्सिटी ऑफ वेजिटेशन, जंगलों का तेजी से काटना, जिसकी जड़ें ढल मिट्टियों को बाउंड करके रखती हैं, जिसकी जड़ें ऊपर से आने वाले पानी के फ्लो को कंट्रोल करती हैं, जिसकी जड़ें पानी को ज़मीन के अंदर इनफिल्ट्रेट होने कम देती हैं इमीडिएट मैनर में, और जिसकी वजह से अंदर ल्यूब्रिकेशन कम बनता है, और फिर अल्टीमेटली वो जड़ें पानी खींचती भी हैं ज़मीन से और इवेपोट्रांसपिरेशन कराती हैं, तो वो पानी को उतना ज़मीन के नीचे एक्यूमुलेट नहीं होने देती, इससे ल्यूब्रिकेशन इफेक्ट नहीं आता, इससे सरफेस मटेरियल सैचुरेट होकर के फ्लो नहीं कर जाता। दूसरी बात, जड़ें बांध के रखती हैं सॉइल को, आई बात समझ में। तीसरी बात, रनिंग वाटर को ऑब्स्ट्रक्शन देता है पेड़ का तना और जड़ें, तो इसलिए वो पूरी रफ्तार से नहीं बहता, कमज़ोर नहीं कर पाता सरफेस को। ये सब बातें हैं जिसकी वजह से पेड़ों के कटने से बहुत भारी नुकसान हो रहा है। ओके, वैसे भी पेड़ कटता, जड़ें उखड़ती हैं तो मटेरियल लेयर में वाइब्रेशन होती है, जैसे जानवरों के बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करने से वो ट्रैम्पल करते हैं सॉइल को, उसमें पैर थपेड़े मारते हैं, इस ट्रैम्पलिंग के कारण ज़मीन कमज़ोर होती है, और ज़मीन जब लूज़ हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, फिर वो आराम से पानी बरसने पर वो मटेरियल उस वाटर के साथ सस्पेंड होकर के कमज़ोर होकर के निकल लेता है। ओके, जाना उसको ग्रेविटी के इम्पैक्ट में ही है, ये कहानी है। सो ये मैंने बताई वो थिंग्स जो फेवर करती हैं मास मूवमेंट को। अब हम पढ़ेंगे कि मास मूवमेंट के पहले प्रीसीडिंग एक्टिवेटिंग कॉजेज़ क्या हैं, द एक्टिवेटिंग कॉजेज़ प्रीसीडिंग द मास मूवमेंट, वो क्या है कॉजेज़। पहला, रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटीरियल्स अबव थ्रू नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स। ठीक है, तो कोई भी मटीरियल को, जो भी मटीरियल अबव है उसे नीचे से सपोर्ट मिला हुआ है, वो नीचे से जो भी सपोर्ट मिला है वो सपोर्ट हटा देना। जैसे सिंपल कहानी ये है कि आपने माउंटेन के रोड साइड एक रेस्टोरेंट बनाया है जिसका फ्रंट हिस्सा सड़क पे टिका हुआ है और बैक हिस्सा स्लोप पे लगे हुए स्टिल्ट पे टिका है ना। अब आप वो स्टिल्ट काट देंगे तो वो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट पीछे झुक जाएगा और गिर जाएगा, वो क्या कर जाएगा, रॉक फॉल टाइप। ऐसा ही ना, अगर रेस्टोरेंट के साथ ये हुआ है तो जो नेचुरल पर्वत है, नेचुरल सेटिंग है किसी